हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, जीके जेएस की क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे जीके जेएस का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पिछली क्लासेस को नहीं देखें तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के नाम से एक अलग से प्ले लिस्ट आपको देखने को मिल जाएंगी एंड हिंदी, जीके, कला वर्ग की अलग अलग आपको प्ले लिस्ट देखने को मिल जाएगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। 50 में से जितने भी प्रश्न आपके सही होते हैं तो लास्ट में आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपका स्कोर कम जा रहा है तो ये कंप्लीट सिलेबस नोट्स हमारा परचेज कर सकते हैं। 500 पेज की ये पीडीएफ है। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के 5000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। 10 ईयर के प्रीवियस पेपर्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। इसका जो प्राइस रखा गया है 149 रुपये रखा गया है। कैसे परचेज करना है इस क्रैश कोर्स को, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्रैश कोर्स करके एक लिंक होगी, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद 149 का पेमेंट करना है। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेस होता है, डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड कर लीजिएगा। ओपन करने का उसी में पासवर्ड भी रहेगा। कुछ भी डाउट्स वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स में डाउट क्लियर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके वहाँ पे आप लोग हमसे बातचीत कर सकते हैं। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग देख सकते हैं। डेली सुबह 9 बजे आपकी सामान्य ज्ञान की क्लास होती है, 1:30 बजे हिंदी की क्लास होती है, शाम 6:30 बजे सब्जेक्ट एबिलिटी एंड रीजनिंग की क्लासेस होती हैं। तो चलिए फटाफट क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पिछली क्लासेस को मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग जरूर देखा करें आप लोग, ठीक है। चलिए, सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि खुले बाजार के संचालन क्या संकेत करते हैं। एक क्वेश्चन में 5 से 6 सेकंड का समय दूंगा। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। खुले बाजार के संचालन क्या संकेत करते हैं? तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री को जो है संकेत करते हैं खुले बाजार के संचालन। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, उस रोजगार की स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कृषि श्रमिकों की उत्पादकता शून्य होती है? बताएं सब लोग, उस रोजगार की स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कृषि श्रमिकों की उत्पादकता शून्य होती है? ढांचागत बेरोजगारी, या मौसमी बेरोजगारी, या चक्रीय बेरोजगारी, या प्रचंड बेरोजगारी? 2023 में यूपी से बीएड करना है या बिहार से बीएड करना है, किसी भी स्टेट से अगर आपको बीएड करना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट है वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। बताएं सब लोग, उस रोजगार की स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कृषि श्रमिकों की उत्पादकता जो है शून्य होती है? तो वो होती है मौसमी बेरोजगारी। ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? बताएं सब लोग, कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? तो वो है 52वां संविधान संशोधन। किससे संबंधित है? राजनीतिक दल बदल से संबंधित है। 3 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स, 2022 के एंट्रेंस एग्जाम ने हमने बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया है। बहुत सारे छात्राओं को जो है एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में हुआ है हमारे चैनल से। वो लोग तैयारी किए थे, क्रैश कोर्स भी परचेज किए थे। तो आप लोग भी एक विश्वास के साथ जुड़े रहें, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। चलिए, निम्न में से कौन सा अभिलक्षण जो है भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है? प्रति व्यक्ति आय में कमी, कृषि की प्रमुखता, भारी उद्योग तथा मजदूरी के माल में संतुलन, या जनसंख्या का दबाव? बताएं कौन सा अभिलक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है। गुड मॉर्निंग सभी को। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। आज का लाइक का टारगेट है 100। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज 100 लाइक पूरी ज़रूर करेंगे आप लोग। कौन सा अभिलक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो इसमें भारी उद्योग तथा मजदूरी के माल में संतुलन, ये अभिलक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है। 4 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्न में से किसने और कब पहली बार जो है अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? बताएं सब लोग, कब और किसने पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? ऑप्शन देख सकते हैं, फिर जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बार बार कहता हूं कि हर प्रश्न का जवाब आप लोग देते हुए चले करें। 5 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। देखिए, किसने पूछे तो जेम्स प्रिंसेप हो जाएगा, कब पूछे तो 1837 हो जाएगा, ठीक है। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था पहली बार। 5 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी बात पे वीडियो को लाइक सभी लोग कर देंगे तुरंत के तुरंत। चलिए आगे चलते हैं। संविधान सभा में जो है यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निदेशक सिद्धांत किसी जो है
बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है। किसने कहा था, बताएं सब लोग। संविधान सभा में किसने कहा था यह। 6 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो यह कहे थे केटी शाह ने। किसने कहा था, केटी शाह। ऑप्शन इसका जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। प्रश्न है आमुक्त माल्यद किसका कार्य है। आमुक्त माल्यद जो है किसका कार्य है। अल्लाह शानी, पेदन्ना का, या कृष्णदेव राय का, या वाचा राज का, या खरवेला का। बताएं किसका कार्य है आमुक्त माल्यद। शेवेन का जवाब देने का प्रयास करेंगे। गुड मॉर्निंग सभी को। इस क्लास को देखने के बाद पिछली क्लासेस को आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा। तो ये किसका कार्य है, कृष्णदेव राय का कार्य है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, भारत के संविधान में संघी शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है। बताएं सब लोग, भारत के संविधान में संघी शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है। 8 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो भारत के संविधान में संघी शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है। ठीक है, तो 8 का जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। भक्ति प्रचारक शंकर देव ने निम्न प्रादेशिक भाषाओं में किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था। असमिया, बांग्ला, या ब्रज भाषा, या अवधी। बताएं सब लोग। भक्ति प्रचारक शंकर देव ने निम्न प्रादेशिक भाषाओं में किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था। तो वो थी भाषा असमिया। ठीक है, 9 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन जो है पंचायती राज्य से संबंधित है। बताएं सब लोग, निम्न में से कौन पंचायती राज्य से संबंधित हैं। पंचायती राज्य से संबंधित है कौन। बलवंत राय मेहता समिति जो है पंचायती राज से संबंधित हैं। 10 का आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस समिति की सिफारिश पर ही जो है पंचायती राज में त्रिस्तरीय प्रणाली लागू की गई थी, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न, मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। बताएं सब लोग, मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी। अकबर ने, या शाहजहां ने, या जहांगीर ने, या बाबर ने। तो मनसबदारी प्रणाली जो है आरंभ की थी अकबर ने। ठीक है, 11 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है। बताएं सब लोग, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है। तीसरी अनुसूची, या 5वीं अनुसूची, या चौथी अनुसूची, या छठी अनुसूची। 12 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। बताने का प्रयास करेंगे भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है। तो वो अनुसूची है चौथी अनुसूची। 12 का जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए जी हाँ, इंस्टाग्राम आईडी की लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। चलिए, पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्न में से किसे स्थापित किया गया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताएं सब लोग। पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्न में से किसे स्थापित किया गया था। निदेशकों की अदालत, या नियंत्रण बोर्ड, या राजस्व बोर्ड, या स्थायी परिषद। तो पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्न में से किसे स्थापित किया गया, नियंत्रण बोर्ड को स्थापित किया गया। ठीक है, 13 का आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्न में से जो है कौन सी मदें समवर्ती सूची के अंतर्गत आती हैं। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। बताएं, निम्न में से कौन सी मदें समवर्ती सूची के अंतर्गत आती हैं। तो वो हैं मजदूर संघ, समवर्ती सूची के अंतर्गत आती हैं। 14 का आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न का जवाब दें सभी लोग। जब ग्रेनाइट की चट्टानों का कायांतरण होता है तो वे किसमें परिवर्तित हो जाती हैं। बताएं सब लोग। जब ग्रेनाइट की चट्टानों का कायांतरण होता है तो वे किसमें परिवर्तित हो जाती हैं, नीस में परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक है, 15 का जितने भी लोग सी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। बताने का प्रयास करेंगे कि सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं। ताप विकिरण, या अवरक्त ऊष्मा, या आतपन, या सौर विकिरण।
16 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सौर विकिरण कहते हैं। 16 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा जरूर से जरूर। चलिए अगला प्रश्न, किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का आधा जीवन 4 महीनों का होता है, उसका 3/4 भाग कितने महीनों में नष्ट हो जाता है? 6 महीनों में, 8 महीनों में, 12 महीनों में या 4 महीनों में? बताएं 17 का राइट आंसर क्या होगा। किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का आधा जीवन 4 महीनों का होता है, उसका 3/4 भाग कितने महीनों में नष्ट हो जाता है? 8 महीनों में नष्ट हो जाता है 3/4 भाग। 17 का जितने भी लोग 20 जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी को गुड मॉर्निंग। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे सभी लोग, और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस लीजिएगा, ताकि कोई भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट है वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा उद्योग कच्चे माल पर आश्रित उद्योग है? उस उद्योग को बताएं जो कच्चे माल पर आश्रित उद्योग है। 18 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो वो आपका जो उद्योग है जो कच्चे माल पर आश्रित उद्योग है वो है आपका चीनी उद्योग। 18 का बी करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न, यातायात को रोकने के लिए यातायात संकेत के रूप में लाल रोशनी का प्रयोग क्यों किया जाता है? ये तो सभी को पता होना चाहिए। ध्यानपूर्वक ऑप्शन को देखिए, फिर आप लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। लाल रोशनी का प्रयोग क्यों किया जाता है यातायात संकेत के रूप में? 19 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। यातायात को रोकने के लिए यातायात संकेत के रूप में लाल रोशनी का प्रयोग क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि लाल रोशनी के प्रति आंख ज़्यादा संवेदी होती है। ठीक है। 19 का जितने भी लोग 20 जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। भले ही एग्जाम में न पूछा जाए, यह प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न आपको पता होना चाहिए। ठीक है। चलिए, ऊन का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। ऊन का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? 20 का जवाब देने का प्रयास करेंगे और स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है आपके एग्जाम में ये। ऊन का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश ऑस्ट्रेलिया है। 20 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, वह गुण कौन सा है जो प्रकाश तरंग में दिखता है पर ध्वनि तरंग में नहीं दिखता? 21 का जवाब दें। वह गुण कौन सा है जो प्रकाश तरंग में दिखता है पर ध्वनि तरंग में नहीं दिखता? तो वो है ध्रुवण आपका है। 21 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है? बताएं सब लोग, लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है? 22 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है? डाइस्टेस मिलता है। ठीक है। 22 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? स्टार लगा के नोट करिएगा, कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो वो है तंत्रिका कोशिका। ठीक है। 23 का आपका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सीडी तथा डीवीडी की दंतुरता को क्या कहते हैं? सीडी तथा डीवीडी की दंतुरता को क्या कहते हैं? स्थल, गर्त, गुच्छ या पथ? 24 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सीडी तथा डीवीडी की दंतुरता को क्या कहते हैं? गर्त कहते हैं। 24 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर दो सभी लोग। चलिए, पौधे के किस भाग को केसर के रूप में प्रयोग किया जाता है? स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, ये तो प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पौधे के किस भाग को केसर के रूप में प्रयोग किया जाता है? ट्वेंटी 25 का जवाब दें सभी लोग। वो है आपका वार्तिका तथा वार्तिकाग्र भी बोल सकते हैं। 25 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, वे क्रमादेश जो किसी चक्रिका को संक्रमण से बचाते हैं क्या कहलाते हैं? 26 का जवाब दें। वे क्रमादेश जो किसी चक्रिका को संक्रमण से बताते हैं क्या कहलाते हैं? निर्वचक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? निर्वचक कहलाते हैं। 26 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ग्रेव का रोग किस कारण से होता है? ग्रेव का रोग जो है किस कारण से होता है? बताएं सब लोग। 27 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। ग्रेव का रोग किस कारण से होता है?
थायराइड की अति सक्रियता के कारण से होता है ग्रेव का रोग। 27 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, सीपीयू का निष्पादन प्रायः किसमें मापा जाता है? सीपीयू का निष्पादन प्रायः किसमें मापा जाता है? तो ये MHz में मापा जाता है। 28 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि मेगा हर्ट्ज में मापा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, निम्न में से किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? डबल स्टार लगाइए इस प्रश्न में, कतई जहर वाला प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। निम्न में से किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? तो एस ए नोड को हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है। 29 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दाहक सोडा कैसा होता है? दाहक सोडा जो है कैसा होता है, बताएं सब लोग। दाहक सोडा कैसा होता है? प्राशवेदी होता है दाहक सोडा। ठीक है, बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, जंतु परागण का आशय क्या है? जंतु परागण का आशय क्या है, बताएं सब लोग। जंतु परागण का आशय क्या है? 31 का राइट आंसर क्या होगा? जंतु परागण का आशय क्या है? जंतु द्वारा परागण, यही आशय है जंतु परागण का। ठीक है, 31 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक ठोस स्नेहक है? निम्न में से कौन सा एक जो है ठोस स्नेहक है? इंडियम या गंधक या जर्मेनियम या ग्रेफाइट? निम्न में से कौन सा एक ठोस स्नेहक है? ग्रेफाइट है आपका एक ठोस स्नेहक। 32 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, एक श्वेत ठोस पदार्थ ए गर्म करने पर एक गैस निकालता है जो चूने के पानी को दुधिया बना देती है। बचा हुआ पदार्थ गर्म अवस्था में पीला रहता है लेकिन ठंडा होने पर श्वेत हो जाता है। तदनुसार वह ठोस ए क्या है? जिंक सल्फेट है या जिंक कार्बोनेट है या लेड सल्फेट या लेड कार्बोनेट? 33 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। राइट आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो वह है आपका जिंक कार्बोनेट है। 33 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अम्लीय वर्षा में क्या होता है जिसमें वनस्पतियां नष्ट हो जाती हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में सीधे पूछे जाने वाला प्रश्न है ये। बताएं सब लोग, अम्लीय वर्षा में क्या होता है जिसमें वनस्पतियां नष्ट हो जाती हैं? तो वो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, इसी से वनस्पतियां नष्ट हो जाती हैं। 34 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, निम्न में से अफ्रीका का कौन सा एक देश ओपेक का सदस्य नहीं है? बताएं। ओपेक, इसका मुख्यालय पूछा जाता है बहुत, वियना में है। ओपेक का सदस्य नहीं है, इसमें कौन सा है? ये तेल निर्यातक देशों का एक मतलब संगठन है जिसकी स्थापना हुई थी 1960 में। तो इसमें देखिए दक्षिण अफ्रीका इसका जो है सदस्य नहीं है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका डी करेक्ट हो जाएगा। टोटल 12 सदस्य हैं, 3 आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे देख सकते हैं, पानी से लोहा तथा मैगजीन किस प्रक्रिया से हटाए जाते हैं? पानी से लोहा तथा मैगजीन किस प्रक्रिया से हटाए जाते हैं? वायु मिश्रण या क्लोरीनीकरण या निस्पंदन या चूना सोडा उपचार? 36 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। पानी से लोहा तथा मैगजीन किस प्रक्रिया से हटाए जाते हैं? क्लोरीनीकरण से यही प्रक्रिया है जिससे हटाए जाते हैं पानी से लोहा तथा मैगजीन। बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्लोरीनीकरण। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में नहीं है? तो इसमें रणथंभौर आपका है, सरिस्का है, सांबर है, ये तीनों आपके राजस्थान में है। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान ये आपका नहीं है, ये आपका उत्तराखंड में है। ठीक है, तो 37 का आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा संसक्त स्कंदक है? तो वो है आपका एल्युमिनियम क्लोराइड है। 38 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। बहुत ही नॉर्मल सा प्रश्न है, बच्चों वाला प्रश्न है। तो प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन ही अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। तो 39 का आपका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, 1 मई को क्या मनाया जाता है? 1 मई को बताएं। 1 मई को और 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है? महत्वपूर्ण दिवस से कम 2 प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, चलिए, सक्रियित
आपांक उपचार को क्या कहते हैं। और पिछली बार केवल 20 मिनट की मैं एक मैराथन क्लास लिया था, 5 से 6 प्रश्न पूछे गए थे, करंट अफेयर के प्रश्न 5 से 6 प्रश्न पूछे गए थे, इससे ज़्यादा नहीं पूछे गए थे, और 5 प्रश्न में फंसाया था उसी 20 मिनट की वीडियो से। महत्वपूर्ण दिवस भी फंसा दिया था और जो करंट अफेयर के प्रश्न पूछे गए थे उसको भी फंसा दिया था। तो एक विश्वास के साथ जुड़े रहें, इस बार भी वैसा ही कंटेंट दूंगा ताकि आपको हेल्प मिल सके। सक्रियित आपांक उपचार को क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, जैविक उपचार कहते हैं। 40 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है, झांसी, ग्वालियर, पटियाला या इंदौर में। तो ये आपका स्थित है ग्वालियर में, ठीक है। 41 का आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ग्वालियर कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। कार्बन डेटिंग की परिकल्पना कहाँ उद्भूत हुई थी, बताएं सब लोग। कार्बन डेटिंग की परिकल्पना कहाँ उद्भूत हुई थी। 42 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। गुड मॉर्निंग सभी को। अभी भी जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे। कार्बन डेटिंग की परिकल्पना कहाँ उद्भूत हुई थी, ये जो है उद्भूत हुई थी, कहाँ पे उद्भूत हुई थी, क्योटो प्रोटोकॉल में, ठीक है। 42 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आपका हुआ था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग जाना जाता है किस तट के नाम से। भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग जाना जाता है किस तट के नाम से, तो ये जाना जाता है कोंकण तट के नाम से। प्रश्न क्या है, भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है, कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। 43 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक फल है, इसमें बताएं कौन सा वास्तविक फल है। वास्तविक फल आपको बताना है यहाँ पे, काजू हो गया, नाशपाती हो गया, सेब हो गया, नारियल हो गया, तो इसमें आपका नारियल जो है आपका वास्तविक फल है। 44 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विषाणु प्रायः इससे बनते हैं, तो विषाणु प्रायः किससे बनते हैं ये आपको बताना है। वीडियो को शेयर भी कर दिया करें ताकि और सारे लोग हमारी क्लास से ज्वाइन हो सकें, उनको भी हेल्प मिल सके, फ्री में कंटेंट उनको भी मिल सके। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन विद साहिल। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। तो प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक अम्ल से विषाणु प्रायः बनते हैं। 45 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 में अंग्रेज अधिकारी पर जो है कहाँ गोली चलाई थी, बैरकपुर में चलाई थी, ठीक है। डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अंग्रेज अधिकारियों पर जो है गोली चलाई दी थी बैरकपुर छावनी में। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सी डीसी पर प्रचारित नहीं होती, इनमें से कौन सी जो है डीसी पर प्रचलित नहीं होगी, प्रेरणी मोटर नहीं होगी प्रचलित, ठीक है। डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, हीरे के चमकने का कारण क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, डबल स्टार लगा के नोट करिएगा, कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। हीरे का चमकने का कारण क्या है, तो हीरे का चमकने का जो कारण है उच्च अपवर्तनांक, इसी के कारण हीरे का जो है चमकना होता है ज़्यादा। 48 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, जब जो है एक लोहे की बॉल और तांबे की बॉल का द्रव में समान उपलावन होगा, जब उनका क्या होगा, घनत्व समान होगा या आयतन समान होगा या वजन समान होगा या द्रव्यमान समान होगा, तो उनका आयतन समान होगा, ठीक है। बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ स्थित है। लास्ट प्रश्न है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मुंबई में है या अहमदाबाद में, कानपुर में, कोलकाता में। ईडन गार्डन जहाँ भी स्थित हो कमेंट बॉक्स में इसका जो है आंसर दीजिएगा। और 50 में से जितने भी प्रश्न आपके सही हुए हों कमेंट बॉक्स में नाम स्कोर जरूर देगा। और ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। कुछ भी डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाउट क्लियर कर सकते हैं, यहाँ पर भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं। और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें आप लोग। मिलते हैं अगली क्लास पे, 1:30 बजे वाली हिंदी की क्लास में मिलते हैं, आप लोग रेडी रहिएगा। ओके, चलिए अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देगा। और आज की क्लास कैसे ली आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।